और यहाँ पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंस है, ठीक है। तो रेयर से अगर डेंस में कोई रे इसी तरह जाएगी ऐसे, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर रेयर से डेंस की तरफ जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी। ये स्नेल लॉ है और प्रूव्ड लॉ है। लॉ कभी तिवरी नहीं हो सकती, झूठी भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये डेंस मीडियम है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। अब इसकी आप स्नेल लॉ इस पे अप्लाई करें तो इसका नॉर्मल ऐसा था, लेकिन इसका नॉर्मल ऐसा है। तो जब रे जो आएगी और वो रे इसी तरह है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल इसी तरह है लेंस का, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसा है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। अब ये रे आपकी इसी तरह यहाँ पे आ गई। अब इस सरफेस का अगर आप ले तो इस सरफेस का नॉर्मल ऐसा है, तो जब डेंस मीडियम से रेयर में जाएगी तो रे कहाँ डाइवर्ट होगी? आवे। तो ये आवे इसी तरह आएगी। सो दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ स्फेरिकल लेंस। इसी तरह एक स्फेरिकल लेंस कन्वर्जेंस करता है इस लॉ के मुताबिक, ठीक है, समझ आ गया? तो जब आप पेरिफेरी पे जाएंगे तो पेरिफेरी पे जो प्लेन ऑफ सरफेस है ये ज्यादा इस तरह है, ज्यादा, फिर इसीलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तभी ज्यादा कन्वर्ज होंगी। इस पॉइंट की समझ आ गई? यस सर। आप क्लियर हो गए? श्योर है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिक्स में ये आपके हर जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्टिक्स में सिर्फ टुवर्ड एंड अवे लिखते हैं, लेकिन इन सरफेसेस की कोई डिटेल नहीं है कि लेंस में आपके क्यों पेरिफेरी से इतनी कन्वर्जेंस ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कनकेव लेंस की ऑप्टिक्स बताऊं सर, आप थोड़ा सेंटर वाले बताइए सर, उसका इधर तो साइड पे इस साइड पे आ गई ना, कन्वर्जेंस हो गई जी। सेंटर पे जो पैरेलल आते हैं ये बिल्कुल सीधा चलते हैं। याद रखें, अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ एक रे है जो बिल्कुल नॉर्मल के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल जाएगी, लेकिन ऐसी पैरेलल नहीं, पैरा एक्सियल रे जो बिल्कुल नजदीक हो टू द नॉर्मल, जो आपके यहाँ पे किसी सरफेस में ऐसे हो तो फिर वो थोड़ी सी बेंड होगी, लेकिन जितना ये नॉर्मल आपका, जिस तरह ये नॉर्मल ऐसा है, देखें ये आपका लेंस है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा है, थोड़े से पॉइंट पे आप आते हैं फिर इस तरह, क्योंकि सरफेस इसी तरह कर्व हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका नॉर्मल ऐसा होता है, तो स्लोली स्लोली पेरिफेरी पे कन्वर्जेंस बढ़ती है। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ पेरिफेरल पावर, ठीक है। इसीलिए कॉर्निया पे सेंटर में ये स्फेरिकल होता है, यहाँ पे ये 4 mm जो है ये स्फेरिकल है, लेकिन कॉर्निया जो है इसी तरह है, बाकी ये एस्फेरिकल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये स्फेरिकल होता तो इससे यहाँ पे रेज, अब जिस तरह ये रेज जो है ये ऐसे आते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये इस तरह स्फेरिकल होता है तो ये रेज इस तरह एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते, लेकिन इसकी तो पावर ज्यादा है तो ये फिर नजदीक इस तरह कन्वर्ज होते, तो एक पॉइंट यहाँ बनता, एक पॉइंट यहाँ बनता। तो आप अगर किसी चीज की तरफ देखते आपको वो चीज ब्लर नजर आता, समझ आ रही है, ठीक है। इसीलिए कॉर्निया जो है ये एस्फेरिकल, और ये जो फिनोमिना है इसको हम डिस्टॉर्शन, एब्रेशंस कहते हैं, ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो कॉर्निया का ये सरफेस नेचुरली इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको एब्रेशन ना हो। कभी कभी आपका अगर ग्लासेस का नंबर ज्यादा हो, -3 -4 तक, और आप बहुत बड़े फ्रेम में वो ग्लासेस लगाते हैं कॉस्मेटिक टाइप, तो जब आप उस फ्रेम की पेरिफेरी में साइड में देखेंगे किसी चीज की तरफ, वो खींचा हुआ नजर आएगा। जो लोग ग्लासेस यूज करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। और ये खींचापन ये एब्रेशंस और डिस्टॉर्शंस है, ठीक है, समझ आ रही है?
तो इसीलिए कॉर्निया का सरफेस जो है ये एस्फेरिकल है, ठीक है, क्योंकि एस्फेरिसिटी के साथ ये पेरिफेरी का जो पावर है ये कम होता जाता है, इसका कन्वर्जेंस पावर कम। अब यहाँ पे देखिए इसका कन्वर्जेंस पावर ऐसा है जितना यहाँ पे है, तो इसीलिए ये एक पॉइंट फोकस बनाता है। तो जो ये कॉर्निया से रेज रिफ्रैक्ट होंगी और लेंस के पीछे, लेंस के पास जाएंगी, तो वो रेज जो है वो यूनिफॉर्म रेज होंगी जो फिर लेंस से पास होंगी और लेंस पे इसको कन्वर्ज करेगा। समझ आ रही है? ठीक है। जब हम आंखों को डायलेट करते हैं, पेशेंट को माइड्रेटिक्स डालते हैं, तो पेशेंट को बहुत लाइट की ये जो पेरिफेरी ना बड़ी इलोंगेटेड पेरिफेरी, मतलब डिस्टॉर्टेड लाइट नजर आती है। आप जब किसी, आजकल तो बड़े वो 3D टाइप लाइटिंग है ना, बोर्ड्स लगे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, और जब आप उसकी तरफ देखेंगे डायलेटेड आइज के साथ, आपको बड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, क्लियर मार्जिन्स नहीं होंगे उन वर्ड्स के, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शंस और एब्रेजन्स हैं, क्योंकि जब आपकी आंखें डायलेट होती हैं तो आपके पूरे लेंस से रेज जो है वो यहाँ से भी पास होती हैं और यहाँ से भी पास होती हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में लेंस की पेरिफेरी से रेज पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यूपल छोटा है, इस प्यूपल से जितनी रेज पास होंगी वो लेंस से पास होंगी नॉर्मली, ठीक है, समझ आ रही है? इसीलिए कॉर्निया का सरफेस जो है ये एस्फेरिकल है, ठीक है। अच्छा, आपने फर्स्ट एफएससी में प्रिज्म पे वो नील वाला वो एक्सपीरियंस किया था? किसी ने, टीचर ने कहा हो कि वो इस तरह वो लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जो नीचे वो बोर्ड पे भी उस पे वो चिपकाते हैं, वो थंपिंग? हाँ, नहीं ट्राई किया है? नहीं सर, फिजिक्स में अक्सर ट्राई करते हैं। सर नहीं देखा। प्रिज्म में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप प्रिज्म में, ये आपका प्रिज्म तो समझ आ रहा है? दिस इज द एपेक्स ऑफ प्रिज्म, दिस इज द बेस, ठीक है। तो प्रिज्म में अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है ए है, ये ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिज्म के जरिए देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पे नजर आए, यहां इस तरह रेज गए, इससे रेज वापस आ गई और यहाँ पे एक इल्यूजनरी इमेज बन गई। नहीं पता? नॉट गेटिंग सर, नहीं पता। ये आपको ऑप्टिक्स में पता, कलर्स में देखा था सर। बस आप ये याद रखें कि ये जो स्नेल लॉ है ना, ये सारे ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये आपको समझाऊंगा तो इस पे 30 मिनट ज़ाया होंगे, और अब ये ज़रूरी नहीं है। मैं कॉर्निया के लिए मैं आपके साथ डिटेल में गया, जी, ठीक है। जिस तरह आप पानी में जब अपने पैर रखते हैं तो आपके पैर थोड़े से आगे या पीछे नजर आते हैं, पानी में आगे नजर आते हैं सर। एक्सपीरियंस किया है? यस सर। वो क्यों? क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल ये जो मीडियम है ये डेंस है, पानी डेंस है ना, एयर रेयर है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल बॉल है, पानी में पड़ा, ठीक है, तो इस बॉल से जो रेस जाएंगे तो ये रेस ऐसे जाएंगे, लेकिन चूंकि ये रेयर में जाते तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, ऐसा है ना। तो आपको ये बॉल जो है पानी में इस पॉइंट पे नजर आता है, ठीक है। और आप जब इस बॉल की तरफ हाथ करते हैं इस पॉइंट पे तो आपकी बॉल पीछे हो थोड़ा सा, तो आप फिर पीछे बॉल को करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो लोग फिशिंग करते हैं उससे वो नहीं मारते, वो मेजा टाइप से चाइनीज लोग, वो जब फिश को यहाँ देखते हैं तो फिश थोड़ा से आगे की जगह पे वो मारते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये फिश बेसिकली पीछे है। सॉरी, ये
पीछे मारते हैं, क्योंकि आगे उसको फिश का इमेज नजर आता है ना, थोड़ा सा पीछे मारते हैं क्योंकि इमेज इल्यूजनरी इमेज है, सही है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है सर। परफेक्ट इमेज नहीं है। शिकार अब तक। शिकार होने से समझ आ रहा है? ठीक है। ठीक है सर। तो इसीलिए इंशाल्लाह। ये जो आपका कॉर्निया की का एस्फेरिकल सरफेस है, ये इसीलिए है ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, एब्रेशंस ना हो, ठीक है, एब्रेशंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉर्निया जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिफरेंट है। वर्टिकली 10.6 समथिंग है, हॉरिजॉन्टली 11.6, ऐसा है ना, सबको पता है। हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास कॉर्निया की जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर है। अगर इसको हम माइक्रोन में समझे तो हमारे पास ये 540 माइक्रोमीटर है, ठीक है, नॉर्मल कॉर्निया की थिकनेस। और ये चीज़ आपको क्लिनिकली टोपोग्राफी में नजर आएगा, क्योंकि वो पेशेंट जिनकी कॉर्निया थिन होती हैं तो आपको नॉर्मल रेंज का पता होना चाहिए कि ये 540 नॉर्मल है, ठीक। एक पेशेंट है और उसकी कॉर्नियल थिकनेस जो है वो 450 है, इसका यह मतलब है कि उसकी कॉर्निया जो है वो थिन है, ठीक है। तो इसीलिए तब फिर हम जब कॉन्टैक्ट लेंसेज और कॉर्नियल सर्जरीज की बात करते हैं तो हमें कॉर्निया की थिकनेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्निया का जो नॉर्मल थिकनेस है वो इस तरह है, ठीक है। कॉर्निया के हमारे पास 5 लेयर्स है, ठीक है। 5 लेयर में हमारे पास सबसे पहले जो लेयर है वो एपिथेलियम है, ऐसा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा जो लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम है, जिसको हम बोमेन लेयर कहते हैं। ये एपिथेलियम हो गया, दूसरा जो है वो बोमेन लेयर हो गया, ठीक है, समझ आ रही है। और जो तीसरा जो सबसे ज्यादा थिक लेयर है वो क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा जो है ये आपका सबसे थिक लेयर है, जो आपका 90 to 95% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस है, ठीक। उसके बाद हमारे पास थिन डिस्मेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ आ रही है। और लास्ट में हमारे पास एंडोथेलियम है, जो सिंगल सेल हेक्सागोनल सेल्स एंडोथेलियम है, जो नॉर्मली हमारी कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी में बड़ा हेल्प करता है, समझ आ रही है। ये आपकी कॉर्निया है। हमने ये कहा था कि हमारे पास एपिथेलियम जो है ये रीजनरेशन करता है विदिन 7 डेज, एक हफ्ते में इसकी रीजनरेशन कंप्लीट होती है। और मैक्सिमम जो इनकी डेवलपमेंट ऑफ सेल है पेरिफेरी पे बनते हैं और सेंटर की तरफ आते हैं। एनाटॉमी में हमने पढ़ा, ठीक है, आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब हमने ये भी एनाटॉमी में पढ़ा था कि कॉर्निया जो है ये एवेस्कुलर है एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब हमारे कॉर्निया में जो इनकी ब्लड सप्लाई है, बेसिकली इसको कोई प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसको जो नरिशमेंट मिलती है वो नरिशमेंट इसको पोस्टीरियरली फ्रॉम द एक्वस मिलती है, इंटीरियरली फ्रॉम द टीयर्स। एक तो टीयर्स हो गया, दूसरे लिम्फल वेसल्स, ठीक है। एंड थर्ड इज द कंजक्टिवा ऑफ द आईलिड्स, जब आंखें क्लोज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोई प्रॉपर ब्लड वेसल या लिम्फेटिक्स नहीं है, समझ आ रही है। सर ये लिम्फल वेसल्स तो स्क्लीरा से मतलब आया, स्क्लीरल वेसल्स होते हैं, कंजक्टिवल वेसल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, कॉर्निया की नर्व सप्लाई कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व का कौन सा पार्ट,
ट्राइजेमिनल को हम क्यों ट्राइजेमिनल कहते हैं? क्योंकि वो 3 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जब यहाँ पे वो नर्व आता है ना, तो उससे इसी तरह 3 ब्रांचेस निकलते हैं ये जो सीधे और इस पॉइंट पे एक गेंगलियन होता है, उसको हम ट्राइजेमिनल गेंगलियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे V1, V2 and V3. V1 is ophthalmic nerve of the trigeminal nerve, ophthalmic part of the trigeminal. V2 is the maxillary part of trigeminal nerve and V3 is the mandibular part of trigeminal nerve. फिर V1 जो आपका ऑप्थेल्मिक नर्व है, फिर ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। पहले हमारे पास आता है फ्रंटल नर्व, फिर लैक्रिमल नर्व और फिर नेजो सेलरी। अब ये नेजो सेलरी नर्व जो है ये आपके कॉर्निया को सप्लाई करता है, समझ आ गई? ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और ये यहाँ से सेंसरी सप्लाई लेके जाता है, मतलब यहाँ पे कोई पेन, प्रेशर, टच, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी इनर्वेशन लेके जाते हैं, समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये आप याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझें, क्योंकि जब हम वायरल केराटिटिस पढ़ेंगे या हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पीज जोस्टर पढ़ेंगे, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज जोस्टर में ये गेंगलियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी कॉर्निया का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? चाहिए रेस को पास करता है 70% रेस को, तो ये 70% ये आपके रेस को पास करता रेस को कन्वर्ज करता है, ठीक प्रोटेक्शन देता है प्रोटेक्शन किसको? लेंस को। नहीं, लेंस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है? और हाँ, प्रोटेक्शन आप समझे एक सेंस में तो है, लेकिन लेंस दूर है, ठीक है। जब आपसे कोई किसी चीज के बारे में पूछे ना, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि आप अब्दुल्ला के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, या अब्दुल्ला के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि वो मेरा क्लास फेलो है, ठीक है। अब बात इजी हो गई, आपने पहले मोटी मोटी बातें बताई, ठीक है। वो मेरा क्लास फेलो है, ठीक है, वो मेरे साथ पढ़ता है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि वो काबिल स्टूडेंट है, वो इस तरह आपने पहले मेन पॉइंट्स बताए, इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है। सब वो रेंज फोकस करता है लेंस पे जी, और वही रिफ्रैक्शन की मैंने बात की ना कि 70% भी आपकी रेज को फोकस करता है, 70%, मतलब 70% रेज की नहीं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द 70% रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, बिल्कुल सर। ठीक। 30 लेंस और 70 ये 30 15 to 20 लेंस लिखा है और 80 बुक में सर। 15 to 20 डायोप्टर, ये सर वो डायोप्टर है, तो ये क्या मैं है? परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी आंख का तो टोटल पावर फॉर एग्जांपल आप 100% समझते हैं एक नॉर्मल बंदे, तो 70% पावर जो है वो सही है सर। कॉर्निया ने दिया है, 30% लेंस हालांकि कॉर्निया का अपना पावर 43 डायोप्टर है, 15 लेंस है 70 तो नहीं है, बिल्कुल सही ठीक है। तो 70 इसने दिया, कंट्रीब्यूट किया है, और 30 लेंस ने किया 30 लेंस ने सही किया। है। समझ आ रही है? अच्छा, अब जब हमने बात की कि कॉर्निया जो है ये बेसिकली 0.5 मिलीमीटर है, तो ये सेंट्रल में 0.5 मिलीमीटर है, पेरिफेरी में ये 1 मिलीमीटर तक चली जाती है, ठीक है। ये जो आपकी कॉर्निया है जिसको हम कहते हैं कि इसी तरह आपकी ये एस्फेरिकल कॉर्निया है, तो ये इस पॉइंट पे 0.5 है, ये इस thickness है, point सर, पे- ये thickness ये की बात हो रही thickness है, thickness ये 1 मिलीमीटर थिक है, पेरिफेरी में मतलब ज्यादा थे। पेरिफेरी में ज्यादा है। सर और सर ये रीजनरेशन यहाँ से होती है, मतलब ये जो वन ये periphery यहाँ में इस पॉइंट से सही है। सर जो एपिथेलियल सेल्स है ना, जी सर। वो यहाँ से ऐसे, वो फिर किस तरह बाय सेंट्रीपीटल फिनोमेना। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग एंड सेंट्रीपीटल
4 सेल्स फिजिक्स हमारे आई में ना फिजिक्स इतना अप्लाई होगा कि आपके फिजिक्स आपको मैं याद दिलाऊंगा, मैं आपको रट्टा करा दूंगा। फिजिक्स का मन करता सर तफदील द टीचर एक्सप्लेनेशन से फिजिक्स क्लास को मुकना बचता मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर किया होगा किसी, मतलब क्या है यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सेल्स बनते हैं। अब यहाँ देखें, कॉर्निया आपका इसी तरह गोल है, मतलब अगर आप फ्रंट को किसी बंदे को देखें तो यहाँ पे आपके सारे सेल्स बनते हैं पेरिफेरी में, समझ आ गई। अब जब यहाँ पे ये बन गए तो दूसरे सेल्स भी बनेंगे ना बाय सेल डिवीजन एपिथेलियम में, तो ये जो सेल्स है ये स्लोली आगे आ जाएंगे सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द कॉर्निया की तरफ। फिर जब और सेल्स बनेंगे तो ये सेल्स जो है फिर सेंटर और भी आ जाएंगे, तो स्लोली ये जो सेल्स थे ये सेंटर की तरफ आ रहे थे और नए सेल्स बन रहे थे वो पेरिफेरी में रह गए। तो इसका इन सारे सेल्स का सेंटर में आना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फिनोमेना। सेंटीमीटर सारे पेरिफेरी से सेल्स का सेंटर में आना, इसको सेंट्रीफ्यूगल। हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि हम जब एक हेड में एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं PRP पीआरपी व्हाट इज पीआरपी लेट क्या यू टेस्ट की करना सर जी मतलब कर मुझे दवा फाइंड को अगम सेंटीमीटर प्लाज्मा प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, उसमें क्या करते हैं आपका ब्लड लिया जाता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूग में रोटेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूग में आपके सारे प्लेटलेट्स या जो हेवी चीज़ें होती हैं वो पेरिफेरी में जाती हैं, जो लाइट चीज़ें होती हैं वो सेंटर में आती हैं, ठीक है। वो लाइट चीज़ें लेके वो फिर आपके प्लाज्मा के साथ हेड में इंजेक्ट करते हैं ताकि आपके बाल की ग्रोथ बढ़ जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है ये हम कहते हैं कि जहाँ पे ज़ख़म हो वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं ताकि ज़ख़म को हील करे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं तो आपके यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो है ज़्यादा, ज़ख़म पे क्या होता है सेल डिवीजन मैक्सिमम होता है ताकि हील हो, इसी तरह यहाँ पे भी वो सेल डिवीजन हो, इसीलिए आपके बाल जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैं आपको सेंट्रीफ्यूग बता रहा था, तो एक सेंट्रीफ्यूगल है एक सेंट्रीफ्यूगल है। इस तरह सपोज एक स्ट्रक्चर है, मैं प्रॉपर्ली वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, लेकिन आप समझे इस तरह एक स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसको कहते हैं कि आपके पार्टिकल्स पेरिफेरी में जाए। जब आप इसको रोटेट करते हैं विद अ सर्टेन स्पीड तो ये जो है आपके पेरिफेरी में जाते हैं। एंड सेंट्रीपिटल क्या है, ये जो है टुवर्ड द सेंटर आते हैं, समझ आ गई। तो कॉर्निया में सेंट्रीपिटल फिनोमेना होते हैं, ये सेंटर की तरफ ये सेल्स आते हैं एपिथेलियल सेल्स, समझ आ गई। आपको एफएससी में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं समझ आई होगी, यहाँ आ गई। बिल्कुल ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते, ये साइंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट द वे टू डिलीवर अ सर्टेन थिंग इज टेक्निकल। ये एक बहुत टेक्निकल बात होती है। मुझे मेरे घर में छोटा भाई कहता है कि जब आप बड़े भाई को की तरफ आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ये हम नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, और ये जो है ये सिर्फ एपिथेलियल लेवल पे है, ठीक है, बाकी सेल्स की नहीं होगी। सर जिस तरह लेंस में वो जो पुराने वो होते हैं सेल्स होते हैं तो न्यूक्लियस में वो वहाँ पे पड़े होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर पुराने सेल्स सर क्या होता है सर? लेंस में सर जब वो आते हैं नए सेल्स तो न्यूक्लियस पे प्रेशर डालते हैं और इस तरह उससे क्या ट्रेड बन जाता है कि नहीं, तब क्या बनता है? या कॉर्निया में क्या होता है जब कॉर्निया में एपिथेलियम देखें, एपिथेलियम जब कॉर्निया में न्यू बनता है ना तो ओल्ड एपिथेलियम आपके टीयर्स के साथ शेड होता है, वो चला जाता है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल टीयर आते हैं और शेड होते हैं, तो ओल्ड एपिथेलियम टीयर के साथ शेड होता है, न्यू एपिथेलियम आता है, ठीक है। जिस तरह सांप अपने चल के उतारता रहता है, कपड़े उतारता रहता है, ठीक है, और आपको इस चीज का पता नहीं होता, ये बड़ा माइक्रोस्कोपिकली है, ठीक है ठीक है। अच्छा, और कॉर्नियल एनाटॉमी में क्या रह जाता है?
damage شي سبب هو disease دي سبب. डिजीज उस पैथोलॉजी ने अच्छा सर چې فلویډ شي دا هایپروپ بیا مسله کې دي شي کمای कॉर्निया नॉर्मली एस्फेरिकल है ना, तो अगर कॉर्निया जो है हम कहते हैं कि हमारे पास, मैं इसीलिए कॉर्निया को सिंपली बताता हूँ ताकि ये बनाने में आसान है, कि बाकी आप सबको पता अब होगा कि ये एस्फेरिकल है, ठीक है। कॉर्निया का ये जो सरफेस है इसका सपोज हम समझते हैं कि इसका पावर जो है वो +2 डायोप्टर है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर ये कॉर्निया का सरफेस है इसका कितना होगा, इससे ज्यादा होगा ना, +12. कॉमन सेंस की बात है, सपोज ये +10 होगा, ठीक है। तो जब कॉर्निया जो है ये फ्लैट होता है तो कॉर्निया अपना पावर कम करता है। जिन लोगों में कॉर्निया फ्लैट है ना उन लोगों में कॉर्नियल पावर कम होता है, जिन लोगों में कॉर्नियल कर्वेचर ज्यादा होता है उसमें कॉर्नियल पावर ज्यादा होता है। इसीलिए केरेटोकॉनस के पेशेंट जो है वो हाई मायोप होते हैं। समझ आ रही है? नहीं मैं आपको केरेटोकॉनस में क्या होता है, केरेटोकॉनस में कॉर्निया जो है ये बिल्कुल एक कोन टाइप बन जाता है, मैक्सिमम कर्वेचर होता है, इसीलिए मैक्सिमम कर्वेचर के साथ मैक्सिमम पावर होता है। ये सिंपल है ना, केरेटोकॉनस में इस तरह होता है, कॉर्नियल कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए पेशेंट जो है मैक्सिमम डायोप्टिक पावर होना मायोप हो, मायोप होता है. ठीक है। मायोप किसको कहते हैं कि जब रेज रेटिना से पहले फोकस हो। समझ आ रही है? सही है सर। अच्छा, अब एक फिनोमेना है उसको इमेट्रोपाइजेशन कहते हैं, इमेट्रोपाइजेशन। जब बच्चे, जिस तरह बच्चे की बर्थ हो जाती है ना तो बच्चे की कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये कर्वेचर नॉर्मल आई में हो 24 mm ऑफ आई इस तरह, तो ये कर्वेचर आपका पेशेंट को मायोप बनाएगा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, इसको कम करने के लिए बच्चे की जो आई का साइज होता है वो 24 से कम होता है। तो वो जो इसका पावर था वो रेटिना पे बन रहा था, अगर ये 24 मिलीमीटर की आई होती तो ये रेटिना से पहले होता, लेकिन चूंकि ये 24 से कम है इसीलिए वो फोकस रेटिना पे बनता है। वक्त के साथ साथ जब बच्चे की एज बढ़ती जाती है और उसके सारे ऑर्गन्स की साइज बढ़ती जाती है, इसी तरह आई बॉल की साइज भी बढ़ती जाती है। तो जब ये आई बॉल जो है पहले यहाँ था फिर ये यहाँ होगा, अब ये फोकस तो यहाँ है तो पेशेंट तो मायोप हो सकता है। इसीलिए इसको, इस इफेक्ट को कम करने के लिए कॉर्नियल कर्वेचर थोड़ा कम हो जाता है। समझ आ गई? तो ये अब इस कर्वेचर का फोकस पीछे रेटिना पे है, क्योंकि ये उतना कर्व नहीं है जितना पेशेंट एट बर्थ उसकी कर्वेचर थी। ठीक है, जब कर्वेचर बड़ी होगी तो पावर बढ़ेगा, ठीक है। जब कर्वेचर कम हो जाए, कर्वेचर इसके इस कर्वनेस को कहते हैं, मैक्सिमम कर्व। फॉर एग्जांपल ये इस तरह है और एक जो है इस तरह है, ये ज्यादा कर्व्ड है, इसको आप कॉमनली भी समझे ना, ये ज्यादा कर्व्ड है, ज्यादा ये दाग कोग दे, दाग कोग दे सर। लेकिन हम तो कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फ्लैट कॉर्निया की ज्यादा होगी। नहीं, हाँ ये अच्छा आप समझे, आप ये फ्लैट कॉर्निया की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती, कर्वेचर ज्यादा नहीं होती। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट थिंग, कर्वेचर इज डिफरेंट थिंग, कर्वेचर इज अपोजिट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल इस सरफेस की मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मैं इस सरफेस को ड्रा करता हूं तो ये इसी तरह स्फीयर बनेगा, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, और इस सरफेस का अगर मैं स्फेरिकल बनाऊं ऐसा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा था, ज्यादा स्टीप सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम था। तो जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टीप हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और पावर ज्यादा होगा। पावर ज्यादा होगा, समझ आ गई? ठीक है सर। पावर ज्यादा सर ये डायोप्टरिक पावर सर तो ये तो पेशेंट जब पैदा हुए तो फिर मतलब नॉर्मल कंडीशन में समझ आ गया? सही है बिल्कुल।
जी आप क्या कह रहे हैं? वो तो जब पैदा हुआ तो फिर तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना वो तो। अगर हम इसकी बात करें पावर ज्यादा है तो वो तो नॉर्मल नहीं है ना फिर। नहीं देखो सर कंफ्यूज है यहाँ पे सर। मैं आपको समझाता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आईबॉल साइज छोटा होता है, ठीक है? तो आप समझे अब ये आपकी पूरी आई है और ये एक बच्चे की आई है जिसका लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल 16 मिलीमीटर या 17 मिलीमीटर, नॉर्मली 17 मिलीमीटर होता है जब बच्चा पैदा होता ये है, एवरेज होगा सर। ठीक है? मतलब हर किसी का इतना ही। नॉर्मली एवरेज लिया गया है, ठीक है? अब ये जो स्फेयर है ना ये छोटा है, समझ आ रही है? लेकिन अगर ये बच्चा बढ़ेगा, इस बच्चे की एज 30 साल हो गई तो तब इसके आईबॉल का साइज इस तरह बड़ा होगा। बड़ा होगा बिल्कुल। अब इससे आप समझे तो ये सरफेस, ये जो स्फेयर ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है? अब इस स्फेयर को के आप इस पॉइंट को समझे, इस पॉइंट ये है एक छोटे स्फेयर के छोटे से पॉइंट को अगर आप ले, ये कर्वनेस ज्यादा होगा या ये कर्वनेस, ये ज्यादा कर्व्ड होगा ये या ये वाला सर ज्यादा, पीछे वाला ज्यादा कर्व इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है उसकी कर्वेचर ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। जब ये बढ़ता है, बढ़ने के साथ कर्वेचर कम साथ होती आई है। की साइज बढ़ती है, कर्वेचर ठीक सर तो इसका मतलब है कि बच्चे की पावर भी ज्यादा पावर होगी। भी ज्यादा बच्चे की कॉर्नियल पावर ज्यादा होती है। ये लेकिन इसमें अब यहाँ आप समझ गए, ये पॉइंट समझ ये गए। पॉइंट समझ गए। अब इसको आप रेटिना को समझे कि Focus। एज के साथ साथ रेटिना का साइज, आईबॉल का साइज बढ़ता जाता है। तो पहले बच्चे की कॉर्निया जो थी ज्यादा कर्व थी लेकिन आईबॉल छोटा था, इसीलिए रेटिना पे फोकस हो रहा था। अब जो है ये कर्वेचर तो कम हो गया, कॉर्नियल पावर कम हो गई, लेकिन रेटिना पीछे गया है, इसीलिए ये अब रेटिना पे फोकस होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नॉर्मल इमेटोलाइजेशन। समझ आ गई? मतलब समझ ठीक है। कि छोटे स्फीयर में, छोटे आईबॉल साइज में कर्वेचर नॉर्मली बड़ा ज्यादा होता है, बड़े स्फीयर में, बड़े आईबॉल साइज में कर्वेचर छोटा हो जाता है, लेकिन फोकस कर्वेचर कम हो जाता है। लेकिन फोकस रेटिना, क्यों? क्योंकि रेटिना पीछे चला गया। वो जो फोकस इसके फ्लैटनेस की वजह से रेटिना के पीछे जाता था, अब रेटिना उस फोकस के पीछे चला, फोकस के लिए चला गया पीछे, तो वो फोकस रेटिना पे है। ठीक है सर। समझ आया? सर ये जो स्मॉल आई होती है सर, तो इसकी भी फोकसिंग रेटिना पे होगी सर? रेटिना नॉर्मल लोगों में रेटिना पे होती है। सही है सर। अक्सर जब पेशेंट बच्चे पैदा होते हैं ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लिनिकली जब पेशेंट बच्चे पैदा होते हैं ना तो थोड़े से हाइपरोप होते हैं, उसका फोकस थोड़ा सा रेटिना के पीछे होता है, पीछे होता है। ठीक है? ये मैं आपको इमेट्रोफाइजेशन समझा रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं अगर सेकंड ईयर में होता और आप मुझसे पूछते कि व्हाट इज इमेट्रोफाइजेशन, तो मैं आपके मुंह पे इनकार करता कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था कि क्या है। मैं तो जरूर ठीक है, ठीक है? इसीलिए ये जो टर्म्स है ना ये आप समझे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता मैं कभी फिर बताऊंगा। मेरे मुंह से कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकली, इसलिए तो लगाया सर। ठीक है? तो ये इस फिनोमेना को हम इमेट्रोफाइजेशन कहते हैं, ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। हम कॉर्निया की बात कर रहे थे, Yes. ठीक है? जरूरत है अच्छा, अब कॉर्निया जो है, कॉर्निया की ब्लड सप्लाई, हमने नरिशमेंट की बात की, बिल्कुल ठीक है? कॉर्निया का नॉर्मल फंक्शन जो है ये बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है, फोकसिंग ऑफ द लाइट जी, on the उसको retina. फोकस करना है। ठीक है? कॉर्निया को जो नर्व सप्लाई है वो ट्राइजेमिनल नर्व के ऑफ्थल्मिक डिवीजन का नेज़ोसेलरी डिवीजन है। बिल्कुल। जी सर। अमीन शुएब और वो दूसरा आरिफ मुताहिर। अच्छा, wish them best of luck. सर आप जॉब में राजी हो मैंने इनके साथ बात की थी, लेकिन ये कहते हैं कि अगर जो है आपकी क्लोज्ड है, समझ आ रही है? एक कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट और दिस इज द विंडो और द डोर फॉर योर आई। for the focus of that. You can see your brain
only within your eye. आप अपने ब्रेन अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते. रेटिना इज ब्रेन. ठीक A है, part of brain. रेटिना इज Is ब्रेन. brain, is brain. वो जो डाइनी सिप्लियन और जी, फोर्थ सर, से सर। डेवलप हुआ था, बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि आप अपने ब्रेन को सिर्फ अपनी आंखों में देख सकते हैं. बस। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। तो कॉर्निया का ये फंक्शन है. ठीक है, बाकी तो आपके हेयर्स के कितने फंक्शन है. आप पे अगर कोई ईंट गिरती है तो इतने मोटे हैं कि आपके इंजरी से आपको बचाता है. हालांकि ये फंक्शन नहीं है इसका. स्टैंड पे होता है। समझ आ रही है? टोपी भी ठीक है। पहनते हैं। जी सर। अच्छा, अब हम कॉर्नियल डिजीजेस पे आते हैं. सर 2 minutes डबल क्लासेस लेंगे सर. अच्छा, 2 मिनट रहते जी हैं. सर। नहीं सर, बस टाइम तो पूरा ले सर, टाइम लेकिन पूरा सर ले। डबल क्लासेस लेंगे या बाद में. स्टूडियो पकड़ के पूरा थैंक यू। इसको हम अपलोड सर कर कल